ओके, सो होपफुली आप लोगों ने अपने पास कुछ कॉपी वगैरह रख लोगी, कुछ पॉइंट्स मैं नोट डाउन कराना चाहूंगा आप लोगों को, जो जनरली आप लोगों को इसके बुक में नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे भी तो बहुत बारीक से नहीं लिखे होंगे। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है? नो सर। नो सर। एक मिनट दोबारा। नो सर। ओके नाउ? यस सर। ओके ठीक है, तो जैसे मैं बताया था, इस लैब सेशंस में वीएलएसआई के हम लोग दो टूल यूज करेंगे। एक माइक्रोविंड का जो फैब्रिकेशन स्टडी के लिए हम यूज करेंगे, और दूसरा ये कोडिंग वगैरह के लिए, डिजाइनिंग ऑफ कंपोनेंट्स के लिए हम Xilinx यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी लिटिल बिट अबाउट Xilinx। ओके, सो दिस इज ए टूल। ओके, और मैग्नीफायर और मैं ओपन कर लेता हूं। देखो, ये जो टूल है, इसके दो चीज ध्यान रखना। सबसे पहला, ये एक ईडीए टूल है। ईडीए स्टैंड्स फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन। ओके, आज मैंने पेन टैबलेट कनेक्ट नहीं किया अभी, कुछ राइटअप मैं बहुत ही कम राइटअप करूंगा। ठीक है, ज्यादा मेरे को इसी पे डेमो देना है। तो दिस इज एन ईडीए टूल, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन। नेक्स्ट थिंग, Xilinx is not the name of tool. Xilinx is the name of vendor or manufacturer. ठीक है, IAC is the name of tool. ओके, तो ध्यान रखना दोनों चीजें बार पूछी जाती हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया? सो Xilinx यूज किया। ठीक, Xilinx सॉफ्टवेयर नहीं है, Xilinx सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है। ठीक है, तो कोई पूछे तो बोलना Xilinx IAC यूज किया। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, Xilinx IAC कौन कौन सी लैंग्वेजेस के साथ वर्क कर सकता है? Xilinx आपकी HDL लैंग्वेजेस पे वर्क करता है। HDL क्या होती है हम पहले देख चुके थे पिछले लैब सेशन में। ठीक है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस। हमने पिछले लैब सेशन में एंटिटी वगैरह इन सब चीजों के बारे में देखा था। ध्यान है उन चीजें? यस सर। ठीक है, तो ओके, तो ज्यादा इसका इंट्रो की जरूरत नहीं है, हम लोग मेनली सी कोडिंग पे आते हैं। ठीक है, कोडिंग स्टार्ट करनी है तो इसका सबसे पहले ये देख लो, थोड़ा सा लेआउट देख लो। इसकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट विंडोज हैं। एक तो ये सोर्स विंडो है, जो कि आपको पूरी हायरार्की दिखाती है कि कौन सी फाइल दूसरी फाइल से किस तरीके से लिंक्ड है। ठीक है, कौन सी फाइल किसी और फाइल के अंदर एज ए कंपोनेंट यूज हो रही है, एज ए सब एंटिटी यूज हो रही है किसी और बड़ी एंटिटी के अंदर। ठीक है, तो किस रूप से दिखेगा आपको? सोर्स फाइल के थ्रू। दूसरा, इसी विंडो से एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो भी फाइल हम ऑपरेशन कर रहे हैं, वो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन वाइज कर रहे हैं या उसका बिहेवियरल सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम उसको अभी डिजाइन कर रहे हैं या हम डिजाइन करके उसको टेस्टिंग कर रहे हैं, उसका बिहेवियर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन में हम उसको डिजाइन करते हैं एंड देन बिहेवियरल में हम उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसकी जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन रहती है .vhd। ये देखो, क्या एक्सटेंशन इसकी है? .vhd। ठीक है, VHDL फाइल्स। देन बिहेवियरल में जो फाइल्स यूज होती हैं उनकी एक्सटेंशन होती है .tbw। तो यहाँ पे देखो हायरार्की दिख रही होगी।
हम बिहेवियरल मोड में किस फाइल पे काम कर रहे हैं, इस फाइल 1.tbw पे, और ये फाइल के अंदर कौन सी फाइल एसोसिएटेड है, अंडर दिस एंटिटी सब एंटिटी कौन सी है, ये वाली फाइल 1.vsd। ठीक है, तो इस टाइप से हायरार्की दिखाता है। ठीक, दूसरी एक विंडो है देखना है, एक ये प्रोसेस विंडो है। ठीक है, आप किसी फाइल के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने किया, फाइल सिलेक्ट करी, क्या क्या कर सकता हूँ मैं, इसके साथ कोई और फाइल जोड़ सकता हूँ, ठीक है, कोई नई फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, और टू जनरेट टेस्ट बेंच फाइल, ठीक है, या इसको सिमुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, वहीं अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन में होता, देन देयर आर some more number of operations that I can perform other than add or create। ठीक है, डिजाइन समरी, यूटिलिटीज में आते हैं कुछ कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, सिंबॉलिक स्कीमेटिक सिंबल वगैरह क्रिएट करना है, उनकी रिपोर्ट्स जनरेट करना है। ठीक है, सिंथेसाइज है, आरटीएल स्कीमेटिक वगैरह, एक एक करके हम आएंगे इन पे भी जो हमारे काम के हैं। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, देन उसी कोई प्रोग्रामिंग फाइल जनरेट करना है, और फिर उसको किसी हार्डवेयर में डाउनलोड करना है उसको रन करने के लिए। तो सेमेस्टर हम लोग यहाँ तक लिमिटेड रहेंगे अभी, इसके सिमुलेशन तक। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बाद में कभी जाएंगे। ओके, ठीक है। इसके अलावा मैंने लास्ट सेशन में एक चीज और बोली थी कि 3 टाइप की डिजाइनिंग होती है, डेटा फ्लो, बिहेवियरल एंड कौन सी, आपकी स्ट्रक्चरल। ठीक है, डेटा फ्लो किसके थ्रू काम करती है आपकी, यूजिंग योर बूलियन एक्सप्रेशंस, देन बिहेवियरल यूजिंग योर ट्रुथ टेबल, एंड स्ट्रक्चरल यूजिंग इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तीनों है, तीनों तरीके अलग हैं, ध्यान रखना। बिहेवियरल, मैं काम करता हूँ पेन टैप कनेक्ट ही कर लेता हूँ। एक मिनट, पेन टैप कनेक्ट कर रहा हूँ। सॉकेट, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमारे पास तीन कौन कौन सी थी स्टाइल ऑफ मॉडलिंग्स। नंबर 1 थी हमारे पास क्या, डेटा फ्लो, देन वी हैड बिहेवियरल, एंड नंबर 3 योर स्ट्रक्चरल।
इसको हम यूज करते थे, ये वाले स्टाइल में क्या यूज होता था टू डिजाइनिंग Boolean. यूजिंग बूलियन एक्सप्रेशंस, ठीक है। देन दीस आर यूजिंग योर ट्रुथ टेबल्स। बेसिकली ट्रुथ टेबल्स नहीं है, बेसिकली ये आपका इनपुट आउटपुट रिलेशंस है, ठीक है, ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। क्योंकि ट्रुथ टेबल यही चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल बोल रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या है, किस टाइप के इनपुट पे आपका डिवाइस किस टाइप से बिहेव करेगा, क्या आउटपुट जनरेट करेगा। देन दिस इज योर इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम डेटा फ्लो पे आज देखते हैं, पहले हम डेटा फ्लो पे फोकस करते हैं, ठीक है। अगर मैं सपोज एक एंड गेट डिजाइन करना चाहूँ तो डेटा फ्लो का स्टेटमेंट कैसा बनेगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ C इज इक्वल्स टू A एंड B, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट लिख Yes, सकता हूँ, sir. ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को मेरे को जिस सिंटेक्स में लिखना है, VHDL के सिंटेक्स में, उसमें से विद एडिशन करना है, ये एरो और यहाँ पे टर्मिनेशन, ठीक है। ये वाला एरो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सिग्नल का फ्लो, सिग्नल फ्लो डायरेक्शन कर रहा है आपको रिप्रेजेंट। यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और उस ऑपरेशन से जो नया सिग्नल जनरेट हुआ वो फ्लो के कहाँ पे आ गया, सी में, ठीक है। जनरल मैथमेटिक्स है, जनरल लैंग्वेज में क्या होता है, अगर आप लिख रहे हो A इक्वल्स टू बी, ठीक है, जनरल कोड में सी में, जैसे सी की हम बात करें तो क्या होता था कि बी की वैल्यू कहाँ जाती थी, ए में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे A इक्वल्स टू बी, तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि बी की वैल्यू ए में आए, आपको यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ यू वांट ए की वैल्यू को अपडेट करना है तो इस टाइप से लिखेंगे, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी। तो इसमें क्या होगा, इस सिनारियो में जो ए की वैल्यू थी वो किस में चली जाएगी, आपके बी में चली जाएगी, ओके। सो दिस इज योर सिग्नल असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और ये डायरेक्शन बताता है कि राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। यहां तक किसी कोई क्वेश्चन, नहीं, ओके। तो हम बात करते हैं एक्चुअल कोडिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो एक कोडिंग में, इसके VHDL कोडिंग में 3 से 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका लाइब्रेरी का डिक्लेरेशन, इसका लाइब्रेरी फाइल्स का, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं, जहां पे कुछ प्रीमेड आपके पैकेजेस अवेलेबल हैं, जिनके अंदर आपने पहले से कुछ उनके फंक्शन डिजाइन करके रखे हैं, आप उनको रीयूज करते हो, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट आता है आपका योर एंटिटी डिक्लेरेशन, एंटिटी का डिक्लेरेशन, ठीक है। हमारी एंटिटी में कितने इनपुट्स होंगे, कितने आउटपुट्स होंगे, उनके टाइप्स क्या होंगे, ठीक है। ये चीज हम बताते हैं एंटिटी डिक्लेरेशन में, ओके। ये क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंड गेट का एग्जांपल ले रहा हूं तो इसका एंटिटी डिक्लेरेशन कैसे होगा, इसके एंटिटी में क्या क्या आएगा, एक आएगा इनपुट 1, एक आएगा इनपुट 2 और एक आएगा आउटपुट 1, ठीक है। 3 टाइप के इसके पोर्ट्स होंगे, 2 इनपुट और एक आउटपुट, ठीक है। और एक किस टाइप के रहेंगे आपके, सिंगल बिट, ठीक है। सिंगल बिट इनपुट है और सिंगल बिट आउटपुट है, ठीक है। तो ये चीज आप किसमें कहां पे रिप्रेजेंट करते हो, आपके डिक्लेयर कहां करते हो, एंटिटी डिक्लेरेशन में, ओके। थर्ड पार्ट रहता है आपका आर्किटेक्चर का,
ओके इस आर्किटेक्चर में हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमने यहाँ पे जो पोर्ट्स डिक्लेयर करे हुए हैं एंटिटी डिक्लेरेशन में, अभी एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे ये लोग ये काम फंक्शन करेंगे। ठीक है, ये कैसे फंक्शन करेंगे। तो वो वाला जो स्टेटमेंट था, ये जो स्टेटमेंट था, मैं ये यहाँ पे करूंगा डिक्लेयर, इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, स्टेटमेंट को सी इक्वल्स टू ए एंड बी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पोर्ट्स के नाम क्या दिए थे, इनपुट 1, इनपुट 2 और आउटपुट 1। तो इस स्टेटमेंट की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनपुट 1 एंड इनपुट 2। ठीक है, और वैल्यू फ्लो के कहा जाएगी, आउटपुट 1 में। ठीक है, तो मेन 3 कंपोनेंट है आपके वीएलएसआई कोड के। एक चौथा एक ऑप्शनल कंपोनेंट रहता है। ठीक है, लाइब्रेरी, एंटिटी और आर्किटेक्चर। तो एंटिटी और आर्किटेक्चर के बीच में एक आता है आपका कंपोनेंट। ठीक है, चौथा पार्ट है ये क्या रहता है, ये बेसिकली आपकी सब एंटिटीज रहती हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं, ये कोई दूसरी एंटिटी है जिसका खुद का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहा होगा, लाइब्रेरी, एंटिटी और आर्किटेक्चर। ठीक है, और आपको उस एंटिटी को एज ए सब एंटिटी यहाँ पे दोबारा यूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सऑर डिजाइन कर रहा होता, ठीक है, एक्सऑर में डिजाइन कर रहा होता, एक्सऑर क्या होता है, ए डॉट बी बार। ठीक है, प्लस ए बार बी। प्लस ए बार डॉट बी। ठीक है, ये होता है। अब इसमें देखो कितने गेट्स आ रहे हैं मेरे पास, मेरे पास एंड गेट आ रहा है, मेरे पास और गेट आ रहा है, और मेरे पास नॉट गेट आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिखने का एक तरीका तो ये है डेटा फ्लो वाला, यूजिंग बुलियन एक्सप्रेशंस। मैं ऐसे लिख दूं कि भाई C इज इक्वल्स टू दिस, क्या A एंड नॉट ऑफ B और नॉट ऑफ A एंड B। ठीक है, इस टाइप से लिखूं या तो मैं इसको, या फिर क्या कर सकता हूं कि ये एंड गेट, और गेट और नॉट गेट मैंने कहीं और डिजाइन कर लिए, और फिर उनको एज ए सब एंटिटी मैं यहाँ पे कॉल कर लूं। ठीक है, तो ये चीज हम किस में यूज करते हैं, बेसिकली ज्यादातर हम कंपोनेंट वाला हम यूज करते हैं स्ट्रक्चरल में। हम स्ट्रक्चरल पाएंगे तब हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है, ओके, इसलिए मैंने बोला ये ऑप्शनल है क्योंकि हर डिजाइन मेथोलॉजी में यूज नहीं हो रहा। ठीक है, डेटा फ्लो चाहे बिहेवियरल और चाहे स्ट्रक्चरल, तीनों स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में ये 3 आपके पार्ट्स कंपलसरी रहेंगे। ये वाला पार्ट आपका डेटा फ्लो बिहेवियर में ऑप्शन रहता है, और ये स्ट्रक्चरल में कंपलसरी रहता है। अगर स्ट्रक्चरल के अलावा आप इनको यूज करते हो डेटा फ्लो बिहेवियर में, then that will be your fourth design methodology, that will be your mixed style of modeling। ठीक है, मिक्स्ड स्टाइल मॉडलिंग में बेसिकली क्या है, 2 और मोर का कॉम्बिनेशन है इन तीनों मेथड में से। या तो डेटा फ्लो बिहेवियर के सिंटैक्स मिक्स कर लो, या डेटा फ्लो स्ट्रक्चरल के, या बिहेवियर स्ट्रक्चरल के, या इन तीनों के। ठीक है, आप किसी को भी कर सकते हो, मिक्स करोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका मिक्स्ड स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। ठीक है, तो ये तो एक हमने चीज बात कर ली किस किस टाइप से आप कोड कर सकते हो। ठीक है, फाइनल कोड पे जाने से पहले एक चीज और है,
अभी हमने क्या देखा था, डिजाइन मेथोडोलॉजीज देखी नहीं, ठीक है, स्टाइल मॉडलिंग थी, स्टाइल्स ऑफ मॉडलिंग। हम देख रहे हैं एग्जीक्यूशन। ठीक है, आपका जो भी कोड है वो दो टाइप से एग्जीक्यूट हो सकता है। पहला है आपका एज ए सिक्वेंशियल, एंड देन सेकंड मेथड है आपका एज ए कॉन्करेंट। ठीक है, अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है, मैंने ही बताया था कि हम सिंटैक्सेस कौन से ब्लॉक में लिखते हैं, इन तीनों ब्लॉक में से, लाइब्रेरी, एंटिटी और आर्किटेक्चर में से? एनीवन? लाइब्रेरी में हम क्या कर रहे थे, हम पैकेजेस का यूज कर रहे थे, पैकेजेस को डिक्लेयर कर रहे थे या कॉल कर रहे थे। एंटिटी डिक्लेरेशन में हम पोर्ट्स वगैरह आइडेंटिफाई कर रहे थे, और आर्किटेक्चर में हम स्टेटमेंट्स लिख रहे थे, है ना। तो बेसिकली क्या है, आपको जो भी डिजाइनिंग करना है आप कहाँ कर रहे हो, आर्किटेक्चर ब्लॉक में, इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर ब्लॉक के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं वो दो टाइप से एग्जीक्यूट हो सकते हैं। सर सेकंड हाँ सर ये सेकंड मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है सर? हाँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, दोबारा लिख दूं। ठीक है, कॉन्करेंट। तो पहले क्या था आपका, सिक्वेंशियल, दूसरा कॉन्करेंट। क्या होता है, आर्किटेक्चर ब्लॉक है आपका जो, ठीक है, उसके अंदर सपोज आपने चार स्टेटमेंट्स लिखे, S1, S2, S3 और S4। ठीक है, ये चार स्टेटमेंट लिखे। तो पहले में क्या हो रहा है, इस मेथड में क्या होता है, ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये एक के बाद एक एग्जीक्यूट करते। मतलब सबसे पहले S1 एग्जीक्यूट होता, देन S2 एग्जीक्यूट होता, देन S3 एग्जीक्यूट होता, एंड देन S4 एग्जीक्यूट होता। ठीक है, किसमें, सिक्वेंशियल में। और कॉन्करेंट में क्या होता, S1, S2, S3 और S4 चारों एट ए सिंगल टाइम, एट ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ टाइम, या मैं और अप्रोप्रिएटली अगर बोलूं तो एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम ये चारों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते। ठीक है, कॉन्करेंट को आप ये बोल सकते हो, पैरेलल एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट थे इस मेथड में चारों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे थे एट ए सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम, और सिक्वेंशियल में एक के बाद एग्जीक्यूट हो रहे थे। ठीक है, ये दोनों मेरे स्टेटमेंट क्लियर है? यस यस सर। सर। किसी Yes, को sir. भी कोई क्वेश्चन इस बारे में? पक्का नहीं है, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, अब बात आती है डिफॉल्ट की। बाय डिफॉल्ट आर्किटेक्चर ब्लॉक में आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, S1, S2, S3, S4, ये सारे एग्जीक्यूट होते हैं कॉन्करेंटली। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आर्किटेक्चर ब्लॉक कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करता है। अगर आपको इन सारे स्टेटमेंट्स को सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट कराना है, then you have to use one more block या one more command, that is your process. ठीक है, that is your process. इसको आप यूज करते हो आर्किटेक्चर के अंदर, मतलब आर्किटेक्चर ब्लॉक, इसके अंदर प्रोसेस ब्लॉक। ठीक है, फिर ये एंड और फिर इसका एंड। ठीक है, इस टाइप का स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे जो भी लिखोगे स्टेटमेंट्स, वो सब कैसे एग्जीक्यूट होंगे आपके, सिक्वेंशियली। ओके, ये क्लियर है इतना स्टेटमेंट मेरा? किसी कोई क्वेश्चन इसमें?
पक्का नहीं है? प्रोसेस स्टेटमेंट हमेशा आर्किटेक्चर के अंदर ही यूज होगा, ठीक है, ऑलवेज इनसाइड आर्किटेक्चर ब्लॉक, ठीक है, प्रोसेस स्टेटमेंट हमेशा आर्किटेक्चर ब्लॉक के अंदर ही यूज होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट एक आती है पॉइंट की नंबर ऑफ आर्किटेक्चर्स कितने हो सकते हैं और नंबर ऑफ प्रोसेस ब्लॉक्स कितने हो सकते हैं और वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो एक एंटिटी डिक्लेरेशन के साथ मेरा ये वाला जो फॉर्मेट है, लाइब्रेरी एंटिटी आर्किटेक्चर, ठीक है, जो मैं कोड डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइस डिजाइन कर रहा हूँ, तो एक डिवाइस के अंदर मोर देन वन आर्किटेक्चर पॉसिबल है, ठीक है। आप एक से ज्यादा आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकते हो और हर आर्किटेक्चर का बस जो नॉमेनक्लेचर है वो डिफरेंट होना चाहिए, जो उसका नाम है वो डिफरेंट होना चाहिए। नाम कैसे देते देखते हैं, कहाँ पे देते हैं, अभी कोडिंग में देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक आर्किटेक्चर के अंदर, इनसाइड एन आर्किटेक्चर, आप मल्टीपल प्रोसेस स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन राइट मल्टीपल प्रोसेस स्टेटमेंट्स, या चाहो सिंप्लिसिटी के लिए इसको प्रोसेस ब्लॉक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रोसेस ब्लॉक बोलना हालांकि अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, पर सिंप्लिसिटी के लिए बोल सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से सबसे, ठीक है, ओपन क्वेश्चन है। हम ये देख चुके हैं कि प्रोसेस स्टेटमेंट के अंदर वाले सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट जितने भी स्टेटमेंट एक आर्किटेक्चर के अंदर वो सब कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तब एक आर्किटेक्चर ब्लॉक के अंदर मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, S1, P1, P2, S3, S4, जहां पे S डिनोट कर रहा है सिंपल बूलियन एक्सप्रेशंस को और P रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्रोसेस ब्लॉक्स को। इस हर P के अंदर आपके कुछ और स्टेटमेंट्स होंगे, X1, X2, X3, ठीक है, Y1, Y2, Y3, okay. So now my question is कि कौन सा स्टेटमेंट्स इनमें से कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा होगा और कौन सा सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा होगा? S1, S3, S3 और S4 S4 पर concurrent और X1, X2, X3 and Y1, Y2, Y3 sequential। और किसके रेस्पेक्ट में सीक्वेंशियल है, किसके रेस्पेक्ट में कॉन्करेंट है? सर ठीक है, X1, हाँ हाँ बोलो। X1, X2, X3 सर P1 के रिस्पेक्ट में, और सर Y1, Y2, Y3 सर P2 के रिस्पेक्ट में सीक्वेंशियल है। अच्छा, और S1 और P1 वगैरह बाकी सर सारे कौन पैरेलल ही हैं। कैसे? अच्छा चलो, मैं अगर बात कर रहा हूँ कि मैं S1 और Y3 के बीच में देख रहा हूँ कौन सा सीक्वेंशियल कौन सा, क्या इसके बीच में मैं कोई वो देख सकता हूँ रिलेशनशिप कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं? सर जो S1 है सर वो आर्किटेक्चर के रिस्पेक्ट में तो कंकरेंट है, और सर जो P2 जो Y3 है वो P2 के रिस्पेक्ट में सीक्वेंशियल है। और अगर दोनों में रिलेशन देखेंगे तो सर चलो ठीक है, बेसिकली तुम लोग चीज समझ में आ गई, और मैं एक बार फिर भी समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये जो है, ये तीनों जो P1 के अंदर है, ठीक है, जो तीनों P1 के अंदर है वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे? कॉन्करेंटली, P2 के अंदर वाली भी, और सॉरी सिक्वेंशियली
P2 के अंदर भी सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, और ये S1, P1, P2, S3, S4 ये तीनों, ये पांचों कैसे हो रहे हैं, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये सिक्वेंशियली थे और ये कॉन्करेंटली है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मान लो, चलो ये तो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो गए, ओके, इट्स ओके, दिस आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली। ठीक है, इन सबको एग्जीक्यूट होने में मान लो एक स्टेटमेंट, कोई भी एक रैंडम स्टेटमेंट है, उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है 1 नैनो सेकेंड का। ठीक है, ओके, तो S1 को भी नैनो सेकेंड लगेगा, X1 को, X2 को, X3, इन सबको एक एक नैनो सेकेंड लगेगा। तो फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ये पांचों कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो और ये इंटरनली सिक्वेंसली एग्जीक्यूट हो? ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सर अगर P1 पूरा 1 नैनो सेकेंड में कवर हो जाएगा, कैसे होगा? P1 के अंदर खुद के अंदर 3 स्टेटमेंट है, वो तो 3 नैनो सेकेंड लेंगे ना, तीनों एक एक नैनो सेकेंड लेंगे ना तीनों। यस सर। तो P1 P2 को तो इंडिविजुअली 3-3 लग रहे हैं, और S1 S2 S1 S3 और S4 ये तो एक एक में हो रहे हैं। तो फिर ये पांचों को जब हम देखेंगे तो पांचों कैसे कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हों? सर स्टार्ट कॉन्करेंट होंगे बट एंड डिफरेंट टाइम में हो जाएंगे। करेक्ट, ठीक है, तो स्टार्ट एंड सेम टाइम पे हो रहे हैं एंड डिफरेंट टाइम पे हो रहे हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर मैं इसका आउटपुट कब ऑब्जर्व करूं मैं? सर 3 नैनो सेकेंड पर। और ये मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को 3 नैनो सेकेंड के बाद इसका आउटपुट ऑब्जर्व करना है? सर मैक्सिमम डिले देखना पड़ेगा किसी का भी। तो ये मेरे को कैसे पता चलेगा आउटपुट ऑब्जर्व करते वक्त? सर जितना टाइम लगेगा इनपुट से आउटपुट आने में। चलो, अपन ने जैसे लास्ट सेशन में एक अपन ने वो मोबाइल वाले सिनारियो देखे थे, कस्टमर और डेवलपर वाला, वैसे यहाँ पे एक सिनारियो है, आपने ये डिजाइन डेवलप करी है, ठीक है, और आप कस्टमर से आके बोलोगे कि ठीक है, आप डिवाइस ऑन करने के बाद 1 घंटे बाद आप आउटपुट देखना, 1 घंटे तक इसका आउटपुट मायने नहीं रखता। ठीक है, वो बोलेगा ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं 1 घंटे पहले इसको चालू करके छोड़ दूंगा मशीन को। फिर आप बोलोगे नहीं, जब भी आपको आउटपुट देखना है, आपको 12:01 का आउटपुट देखना था, तो वो आउटपुट आपको मिलेगा 1:01 पे। ऐसा 1 घंटे का डिफरेंस रखना है, तो क्या वो उस चीज को मानेगा? नो सर। क्यों? सर क्योंकि ऐसे तो सर टाइम हर बार वेरी होगा। हर बार मतलब हर बार कैसा वेरी होगा? सर नंबर ऑफ इनपुट्स पे डिपेंड करेगा। वो तो फिक्स है ना, एक डिजाइन है, ये फिक्स है ना, ये अपनी डिजाइन फिक्स है, ये वाली अपने डिजाइन को लेके चल रहे हैं। मान लो कि ये बिल प्रिंटिंग की डिजाइन है, ठीक है, दिस इज अ बिल प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, उसने पांचों कंपोनेंट डाल दिए हैं, उसे इनपुट दे दिया, बटन दबा दिया, आउटपुट कितनी देर बाद आएगा? चलो, हम 1 घंटे से उसको 1 मिनट पे कर लेते हैं, रियलिस्टिक कर लेते हैं थोड़ा सा, और हम 1 मिनट की डिले ले लेते हैं, ठीक है। तो अब उस 1 मिनट की डिले में मान लो उसने सब कंपोनेंट्स, क्या बोल रहा हो, चेंज होगा, उसने मान लो कंपोनेंट्स यहाँ पे बढ़ा दिए, ठीक है, ये वाले कंपोनेंट कुछ बढ़ा दिए, उसने वेरी कर दिए, 3 की या 4 या 5 कर दिए इनके अंदर, तब वो कितनी देर वेट करेगा? क्या इसका कोई वो है, क्या वो कैलकुलेट करे कि मैं चलो 60 सेकंड बाद इसका बिल निकल के आएगा, 70 सेकंड बाद? क्या उसका कस्टमर, जो शॉप ओनर था, जो हमारा कस्टमर था, उसका जो ग्राहक है, क्या वो उतनी देर वेट करेगा बिल लेने के लिए? क्या सामान तो मिल गया, मैं जा रहा हूँ, बिल तुम रख रहा हो, नहीं चाहिए? ऐसे ही हो सकता है, ऐसा हो, जल्दी में हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या एक सॉल्यूशन होता है, एक स्टेटमेंट यूज होता है आपका, वेट स्टेटमेंट, ठीक है।
ये इंट्रोड्यूस कराता है आपकी डिले सर्किट के अंदर, ठीक है, दिस इंट्रोड्यूसेस द डिले इन दी सर्किट। अब आपको कंफर्म पता है, अब आप कुछ एक कोडिंग कर सकते हो कि नंबर ऑफ इनपुट्स पे आप कितनी देर की वेट लगा रहे हो। अब ये जो वेट है ये हमेशा के लिए फिक्स रहेगी, तो आप बिल्कुल स्पेसिफाई कर सकते हो कि तुम्हें 10 सेकंड बाद, तुम्हें 1 मिनट बाद आउटपुट मिलेगा, तब वो तैयार है उस चीज के लिए। उसको रैंडम टाइम पे वेट नहीं करना, रैंडम ड्यूरेशन, कभी 10 सेकंड कभी 20 सेकंड, अब उसको वेट नहीं करना है रैंडमली, ठीक है। अब उसके बाद वो फिक्स है चीज, ठीक है। तो ये सिनारियो था, क्लियर है ये वाला सिनारियो? किसी कोई क्वेश्चन इस पे? किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ यहाँ पे, पूछ सोच लो। सर ये वेट वाला एक बार बता दीजिए। देखो वेट स्टेटमेंट का काम क्या होता है? वेट स्टेटमेंट का काम होता है एक फिक्स ड्यूरेशन की डिले इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, जिससे कि एज ए डेवलपर आपको पता रहे कि हमारे सर्किट में कहाँ कहाँ पे डिले आ रही है, उस डिले को हम कंट्रोल कर सकें, इसकी बजाय कि वो रैंडम डिले हो, ठीक है, इसकी बजाय कि वो रैंडम डिले हो और स्टेबल आउटपुट का टाइम हमें ना पता रहे, ठीक है, स्टेबल का टाइम हमें ना पता रहे, तो हम उसको ऑब्जर्व करें। चलो एक वेवफॉर्म के एग्जांपल्स बताता हूँ हम लोग को। ठीक है, मेरा ये वाला जो एग्जांपल था मैं यहाँ पे दोबारा लिख ले रहा हूँ, S1 P1 और S3, ठीक है, मैं 3 ही स्टेटमेंट ले रहा हूँ, ओके। इसको लग रही थी टाइम 1 नैनो सेकेंड, इसको लग रहा था 3 नैनो सेकेंड का, और इसको लग रहा था 1 नैनो सेकेंड का, ठीक है। अब इस पे आपने कुछ, इस सिस्टम पे कुछ इनपुट्स आपने अप्लाई करे, ठीक है, और उसका कुछ ऐसा आउटपुट जनरेट होके आया, ठीक है। इस आउटपुट की स्टेबिलिटी आप कब चेक करोगे? इस आउटपुट को कब चेक करोगे ये बताओ? हम्म, आफ्टर 3 नैनो सेकंड। 0 1 2 3 नैनो सेकेंड, ठीक है, 4 नैनो सेकेंड, कब चेक करोगे? आफ्टर 3 नैनो सेकेंड, ठीक है। अब आफ्टर 3 नैनो सेकेंड आपको चेक करना था, ओके, नो प्रॉब्लम। आपने पहला इनपुट दिया था 0 नैनो सेकेंड पे, तो उसका आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा? 3 नैनो सेकेंड पे, ओके। अब मैं इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं इस आउटपुट को इनके तीनों के इंडिविजुअल आउटपुट्स में, ठीक है। तो ये मेरा S1 का आउटपुट, ये मेरा P1 का आउटपुट, ये मेरा S1 का आउटपुट, S1 P1 और ये S3 P2 कर लेता हूँ, सॉरी, S1 P2 S3, ठीक। और इन तीनों का कुछ कॉम्बिनेशन करके आपके पास ये फाइनल आउटपुट आ रहा था, ठीक है। तो आपने 3 नैनो सेकेंड बाद इसको ऑब्जर्व कर लिया, ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर आप 3 नैनो सेकंड तक इसको ऑब्जर्व तो करोगे, 3 नैनो सेकंड बाद आपको पता है, पर वहीं पे 1 नैनो सेकंड पे कोई दूसरा इनपुट अप्लाई हो गया था, ठीक है, कोई दूसरा इनपुट अप्लाई हो गया था, तो उस कारण हमारा जो S1 है उसका आउटपुट कुछ ऐसा हो गया, ठीक है।
और P1 तो अभी पुराने इनपुट पे चल रहा था, ठीक है। तो P1 में तो नया इनपुट अभी इंसर्ट ही नहीं हो पाया, और S3 में भी कुछ और इनपुट हो गया, ठीक है। तो 3 नैनो सेकंड पे आपको जो आउटपुट ऑब्जर्व हो रहा है, क्या वो आप गारंटी से बोल सकते हो वो इस इनपुट कंडीशन का है, या फिर उसमें इस इनपुट कंडीशन का कुछ इम्पैक्ट पड़ गया? चीज समझ में आई मैंने क्या बोली? यस सर। ठीक है। अब बताओ 3 नैनो सेकंड बाद ये जो आउटपुट मेरे को दिखेगा, ये पहले सेट का आउटपुट है या इस सेट का आउटपुट है? किस सेट का आउटपुट रहेगा? सेकंड। गलत जवाब। क्या फर्स्ट का नहीं रहेगा? एक्चुअली वो ना इस कंडीशन का आउटपुट रहेगा ना वो इस कंडीशन का। क्यों? क्योंकि टोटल आउटपुट में S1 और S2 तो ये वाले यूज हो जाएंगे, पर P1 या P2 जो भी है वो ये वाला यूज हो रहा होगा। तो हमारा जो भी आउटपुट है दैट विल बी योर रॉन्ग आउटपुट, ठीक है। अनस्टेबल बोलते हैं तो उसको, ठीक है। वो हमारा कोई काम का नहीं रहेगा। तो इस सिनेरियो में मैंने क्या किया, इस सिनेरियो में मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट कर दिए कि S1 और S1 को यूज करो आप कितने, वेट फॉर 2 नैनो सेकेंड, वेट फॉर 2 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, इस स्टेटमेंट के बाद ये आपका P2 कैलकुलेट हो गया, और फिर फाइनल आउटपुट के लिए जब P2 कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है, 3 नैनो सेकेंड का, क्योंकि P2 3 नैनो सेकेंड था हमारा, तो 3 नैनो सेकेंड के बाद अब जो P2 की जो भी कंडीशन है उसके साथ आपका S1 अप्लाई होगा। तो फिर फाइनल आउटपुट के बाद जो भी पहुंच रहा होगा तीनों का ऑपरेशन एक साथ पहुंचेगा, फिर तीनों कॉन्करेंटली होंगे। तो इस सिनेरियो में क्या हो जाता है, अगर आप मिक्स स्टाइल यूज कर रहे हो, ठीक है, मिक्स स्टाइल ऑफ मॉडलिंग यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप कॉन्करेंट और सीक्वेंशियल दोनों टाइप के स्टेटमेंट यूज करो, तो वहां पे वेट सिंटेक्स यूज करना हमारे लिए क्या हो जाता है, काइंड ऑफ कंपल्सरी, ठीक है। इसको जब हम आएंगे मिक्स स्टाइल पे चौथी लैब में, इसके बाद आज हम अभी डेटा फ्लो करवाला कर ले रहे हैं एक एग्जांपल, फिर जब हम अगले में बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल और मिक्स पे आएंगे तभी दोबारा उठेगा, तो हम इसके कुछ और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। सो फॉर टुडे लेट अस सी दिस योर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डेटा फ्लो, ठीक है। तो डेटा फ्लो स्टाइल में क्या हो रहा है, आपके पास क्या स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ जितने भी बोल्ड में है ना, बोल्ड वाले क्या है आपके पास, कीवर्ड्स है, ठीक है। 30 जो भी बोल्ड बोल्ड में लिखे, आर्किटेक्चर ऑफ इज, बिगिन, एंड, आफ्टर, एंड, एक्सॉर, आफ्टर, ये सब क्या है, जितने भी बोल्ड में लिखे हैं सब आपके क्या है, कीवर्ड्स है, ठीक है, या कमांड्स हैं, ठीक है। प्री मेड और डिक्लेयर्ड आपके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली फिक्स होते हैं, ये केस सेंसिटिव होते हैं, दीज आर केस सेंसिटिव, मीनिंग XOR is not equivalent to XOR, ठीक है। तो VHDL आपकी किस टाइप की लैंग्वेज है, VHDL इज योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज, A is different than A, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। ओके देन यहाँ पे आओ, अब यहाँ का जो सिंटेक्स है, ये जो लिखा है, ये लिखा है आपका आर्किटेक्चर का नाम, ठीक है, दिस इज योर आर्किटेक्चर नेम। ये आर्किटेक्चर इस एंटिटी का है, तो ये है आपका उस एंटिटी का नेम, देन दीज आर योर डेटा फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड देन
these begin and end shows your scope of your architecture block, कि आर्किटेक्चर के स्टेटमेंट्स कहां से स्टार्ट हुए और कहां पे आके एंड हो गए। ठीक है, तो इस नाम का आर्किटेक्चर यहां से स्टार्ट हो रहा था और ये खत्म कहां पे हो रहा है इस नाम का आर्किटेक्चर, यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसका सिंटेक्स लिखने जाऊं तो इसका सिंटेक्स ऐसा कुछ लिखाएगा, आर्किटेक्चर का नेम ऑफ एंटिटी नेम इज बिगिन, देन आपके स्टेटमेंट्स S1 S2 S3, ठीक है, देन एंड आर्किटेक्चर नेम। ठीक है, उसके साथ ही सारी चीजें क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में। ठीक है, दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, केस सेंसिटिव। ठीक है, कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू स्मॉल ए, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी एग्जांपल में एक चीज और नोट करो, हमने क्या बात किया था कि आर्किटेक्चर के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे, कॉन्करेंटली। ठीक है, मतलब क्या होगा, सम और कैरी एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं सम इज इक्वल टू ए एक्स और बी, कैरी इज इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है, और ये दोनों मेरे कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, क्या इसके कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम है? यस सर। जो मैंने प्लस से लिखा है नहीं, क्यों? क्योंकि सम और कैरी में दोनों में सेपरेट इनपुट्स गए। ठीक है, वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। और अगर वहीं पे मैं लिख देता सम इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है, कोई और दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, हाफ एडर का नहीं है अभी, और कैरी इज इक्वल टू ए एंड सम। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कराऊं तो क्या ये कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे सर। नो सर। ठीक है, अभी कौन दो लोगों ने नो बोला है? सर हर्षित। सर श्रवण। हर्षित और क्या, ऋषभ गौर? सर श्रवण। श्रवण, ठीक है, हर्षित और श्रवण, हर्षित बोलकर और श्रवण। ठीक है, देखो ये दोनों कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होंगे, these will execute concurrently but एरर के साथ। क्यों? क्योंकि जब सम की वैल्यू जनरेट हो रही है ए और बी से, उसी सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैरी वाला टर्म यूज कर रहा है ए और सम की वैल्यू। ठीक है, तो ए वाला टर्म तो इंडिपेंडेंट है, दोनों के लिए अलग अलग यूज हो गया, पर सम क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिनेरियो में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये वाला स्टेटमेंट, आफ्टर 4 नैनोसेकेंड, ठीक है, या 8 नैनोसेकेंड, और यहाँ पे आफ्टर 4 नैनोसेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे दोनों साथ में एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, पर ये जो ऑपरेशन की वैल्यू है ये शिफ्ट सम में होगी कितनी देर बाद, 4 नैनोसेकेंड के बाद। ठीक है, और इस ऑपरेशन की वैल्यू कैरी में कब शिफ्ट होगी, 8 नैनोसेकेंड के बाद। पर अब क्या होगा, जब ये एग्जीक्यूट होने आएगी तब तक सम की वैल्यू यहाँ से अपडेट होके 4 नैनोसेकेंड बाद अपडेट होके आ चुकी होगी। तो अब कैरी में जो नई वैल्यू जाएगी वो किसकी जाएगी, इसकी। ठीक है, अपडेटेड वैल्यू। अब जो हमारा एग्जीक्यूशन होगा और जो उसका आउटपुट आएगा वो हमारा
करेक्ट आउटपुट आएगा अब। ठीक है, अब हमारा करेक्ट आउटपुट आएगा। ठीक है, यस सर। ये चीज थोड़ी सी क्लियर है सबको? किसी जिसको भी नहीं है वो पूछो अभी यार, क्या हो रहा है यहाँ पे, पूछ लो। किसी को भी नहीं है क्लियर तो यस सर, ये आफ्टर वाला सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, आफ्टर वाले में कुछ नहीं हो रहा, बस हम उसको ये बोल रहे हैं कि तुम जो सम की वैल्यू है, ऑपरेशन तो तुम दोनों को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करो। ठीक है, कॉन्करेंट बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कॉन्करेंटली, पर जो आउटपुट वेरिएबल है सम और जो आउटपुट वेरिएबल है कैरी, इनकी वैल्यू जो अपडेट होनी है, जो डेटा फ्लो होना है, सिग्नल फ्लो, ठीक है, वो सम में होगा 4 नैनोसेकंड के बाद और कैरी में होगा 8 नैनोसेकंड के बाद। ठीक है, अगर मैं दोनों स्टेटमेंट नहीं लिख रहा होता आफ्टर वाले तो क्या होता, दोनों में वैल्यू एक साथ अपडेट होती। ठीक है, तो सम में तो करेक्ट वैल्यू पहुंचती पर कैरी में गार्बेज वैल्यू पहुंचती। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक सम की वैल्यू जनरेट ही नहीं होती, ठीक है, 0 इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तो सम की वैल्यू कुछ थी नहीं। ठीक है, तो कैरी में क्या वैल्यू जाती, गार्बेज। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, उसको इन दोनों को वैल्यू अपडेट कराने के लिए थोड़े टाइम तक मैंने इनको पॉज करा लिया। ठीक है, थोड़े टाइम तक मैंने इनको पॉज कराया। ओके, अब क्या होगा, सम की वैल्यू 8 नैनोसेकंड बाद अपडेट हो गई है, पर कैरी की वैल्यू अभी अपडेट नहीं हुई है 4 नैनोसेकंड बाद भी, पर इस सम की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। तो 8 नैनोसेकंड बाद जब कैरी की वैल्यू अपडेट होने आएगी तो वो इस नए सम की वैल्यू लेगा, बजाय जो सम उसके पास इनिशियली अवेलेबल था। तो इस टाइप से कैरी की वैल्यू भी एक्चुअल जो या करेक्ट वैल्यू जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये होगा। इस तरीके से आप इसका जो डिले एरर है वो अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। सर ठीक एक चीज हाँ। और सर, बस अपने को पता कैसे चलेगा कि टाइम डिले कितना है? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, किसने पूछा है? मेरे को नाम नहीं दिखते इन सामने यहाँ पे। विधान राठौर। विधान, वेरी नाइस क्वेश्चन विधान। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने नैनोसेकंड की डिले यहाँ पे दें? ठीक है, देखो, दो तरीके हैं। अगर आप नैनोसेकंड की डिले नहीं देते हो तो डेफिनेटली आपका एरर आना है और आपको कुछ ड्यूरेशन तक स्टेबल आउटपुट देखने के लिए ऑब्जर्व करना रहेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप इस डिले को कंट्रोल कर सकते हो या आफ्टर स्टेटमेंट यूज करते हुए, ठीक है, डिले इंट्रोड्यूस करा सकते हो। अब आपका क्वेश्चन है कि हम डिले की देर की दें। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मशीन यूज कर रहे हो या आप कौन सी एफपीजीए, क्योंकि हम एफपीजीए की बात करते हैं जनरली वीएलएसआई के साथ, ठीक है, आईसीस। ठीक है, आप कौन सी एफपीजीए आईसी यूज कर रहे हो, ठीक है, उसकी क्लॉक, उसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन कितना है, वो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में 1 नैनोसेकंड का टाइम लेती है या 5 नैनोसेकंड का टाइम लेती है या 10 नैनोसेकंड का टाइम लेती है, ये उसकी जो टाइम है, उसकी जो टाइमिंग स्पेसिफिकेशन है, वो आपको एज ए डिजाइनर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हार्डवेयर डिपेंडेंट पैरामीटर है। सपोज जैसे मान लो आप जो इसके डिवाइसेस होते हैं उसमें एक होता है स्पार्टन 3 सीरीज की आईसी होती है। ठीक है, एक स्पार्टन 5 सीरीज है। स्पार्टन 3 का ऑपरेशन टाइम था 5 नैनोसेकंड का। ठीक है, और स्पार्टन 5 का ऑपरेशन टाइम था 2 नैनोसेकंड का। तो अगर आपको वो स्पेसिफिकेशन पता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर वो उसी मशीन पे करेक्टली परफॉर्म करेगा। ठीक है, मान लो आपने इसमें डिले दी 2 नैनोसेकंड की। ठीक है, तो स्पार्टन 5 में तो ये करेक्टली ऑपरेट करेगा, पर जैसे ही इस डिजाइन को स्पार्टन 3 पे डिप्लॉय करोगे तो ये क्या करेगा, ये आउटपुट करेक्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की ऑपरेशन टाइम कितना था, 5 नैनोसेकंड। तो मिनिमम दोनों स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन में 5 नैनोसेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है,
तो these type of statements are your pseudo sequential, ठीक है, these are your pseudo sequential, होते हैं concurrently execute हैं, पर आपने इनको थ्रू कोडिंग सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है। इनका जो आउटपुट है वो आप सिक्वेंशियल टाइम पे कर रहे हो उनकी प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्लियर है। मैं टूल पे जाऊं, यस सर। ठीक है। थ्योरी रिलेटेड तो किसी को कोई चीज नहीं है। देखो मेरी कोशिश का चल रही है, जो आपका यूनिट 5 है वो पूरा इसी पे बेस्ड है, तो यूनिट 5 से रिलेटेड जो भी थ्योरी भी है वो मैं लैब सेशंस में डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि मेरे को डबल काम ना करना पड़े, वहां पे भी थ्योरी में भी टाइम दूं सेमेस्टर एंड पे आके, और यहाँ पे भी मैं टाइम दूं प्रैक्टिकल में, और प्रैक्टिकल पे थ्योरी जरूर पड़ती है, ठीक है। ओके, सो लेट अस नाउ मूव टू ये टूल। ओके, सो ये मेरा टूल था, ठीक है। मैं यहाँ से मेरी स्क्रीन जूम नहीं कर रहा हूँ, जो लोग कंप्यूटर पीसी पे होंगे उनको तो साफ दिख ही रहा होगा, जो मोबाइल पे हो वो अपनी स्क्रीन जूम कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मेरा माउस चले थोड़ा सा, आराम से जूम हो सकती है वो तो, यस सर। ठीक है। तो वहां पे तुम लोग जूम करना, मैं यहाँ पे जूम नहीं करूंगा। ओके, सो ओके, तो हमें क्या बनाना है, हमें एक VHDL फाइल बनाना है, ठीक है। यहाँ से चीजें खुद से नोट डाउन करते रखना, क्योंकि मेरे पास सामने पैड रहेगा नहीं, तो मैं स्क्रीन पे लिख नहीं सकूंगा, तो वर्बली बोल रहा हूँ, नोट डाउन तुम लोग करते चलना। सबसे पहले स्टेप, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। जब भी कोई डिजाइन करो हमेशा किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर ही करना। जैसे मान लो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है आपका डिजाइन ऑफ बेसिक गेट्स, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे, सपोज उसका नाम मैं दे रहा हूं बेसिक गेट्स, ठीक है। अब इस स्टेप पे 2-3 चीज ध्यान रखने लायक है नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि आप किसी भी फाइल का या किसी कीवर्ड का नाम रखते हो तो किस टाइप से रखते हो, उसके रूल्स। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर है, किसी भी प्रोजेक्ट या फाइल का नाम डिजिट से या स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। डिजिट या स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा, पहला रूल। दूसरा रूल, सिर्फ अंडरस्कोर एक टाइप का ऐसा सिंबल है जो कि आपको यूज कर सकते हो आपके नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे नाम देते हो फाइल्स के या प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। ओके, नाउ दूसरी चीज, प्रोजेक्ट नेम जो है ये कलेक्टिव ग्रुप है, इसी ग्रुप के अंदर आप अपनी सारी कोडिंग्स करते हो, आप एंड गेट और गेट सबके VHDL फाइल इसी के अंदर बना सकते हो। और फिजिकली ये आपका क्या कर रहा है, आपके सिस्टम में फिजिकली एक फोल्डर क्रिएट कर देता है इसी नाम से, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे, ठीक है, मैंने लोकेशन लेके रखी थी, ठीक है। इस लोकेशन पे ये एक फोल्डर जनरेट करेगा, ठीक है। तो मैं आया और मैंने यहाँ पे ये वाली फोल्डर सिलेक्ट करी, ठीक है। चलो जैसे मान लो मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ या यहाँ पे लेता हूँ दिस PC, D ड्राइव, गूगल ड्राइव, क्लासरूम 184, ठीक है। इसके अंदर ही मैं एक फोल्डर बना ले रहा हूँ, VHDL लैब, ठीक है। और मैं इस फोल्डर को ले रहा हूँ, तो देखो इस लोकेशन पे इस फोल्डर के अंदर अब ये मेरा प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है। ओके, और किस टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ मैं, HDL टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ठीक है। इस टाइप का डिवाइस यूज कर रहा हूँ मैं, स्पार्टन 3 का, ठीक है। इस टाइप की लैंग्वेज VHDL या वेरिलॉग यूज करूंगा, ठीक है, मैं VHDL यूज कर रहा हूँ। फिर सिमुलेटर में ये वाला यूज करूंगा, और लैंग्वेज कौन सी, VHDL वेरिलॉग में से VHDL, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग के लिए हर कोडिंग में सिमिलर रहेंगी, इनमें कभी कोई वेरी मत करना, ठीक है। जब हम हार्डवेयर पोर्शन पे आएंगे आखिरी में तो मैं बता भी दूंगा इनमें कैसे क्या वेरिएशन करते हैं, किसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और ये स्पीड ऑफ ऑपरेशन डिनोट करता है -5 फिलहाल।
नेक्स्ट यहाँ पे मैं दूंगा सोर्स फाइल, ठीक है, किस टाइप की, एक VHDL मॉड्यूल की, उसका नाम मैं दे रहा हूं, मान लो अभी मैं बना रहा हूं माय एंड गेट, ठीक है। नेक्स्ट उसके इनपुट्स in1 in2 OP1, ठीक है, और ये आउटपुट टाइप का, ठीक है, सिंगल बिट ऑपरेशन था। आर्किटेक्चर नाम मैं दे रहा हूं उसका नेम्ड एंड गेट, ठीक है, आर्किटेक्चर नेम मैंने दे दिया, ये एंटिटी नेम हो गया, ये उसका आर्किटेक्चर नेम हो गया एंड गेट, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट फिनिश, यस, नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ नहीं करना अभी मेरे को फिलहाल, नेक्स्ट और फिनिश। तो इसने कोई की फाइल जनरेट करके दी है, आपकी लाइब्रेरीज पहले से इंक्लूडेड है, ठीक है। आज प्रोसेस देख लो पूरी एक बार कंप्लीट, हम नेक्स्ट लैब में हम इसको फिर समझेंगे, इनकी बारीकी समझेंगे, जैसे अभी हमने थ्योरी की समझी है वैसे ही, ठीक है। ये आपका एक एंटिटी का स्ट्रक्चर है, ये आपका एंटिटी कीवर्ड, देन आपके एंटिटी का नाम जो आपने भी दिया था वहां पे, देन उसके डिक्लेरेशन, उसके इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स कौन कौन से हैं और कितने किस किस टाइप के हैं, देन आपका डिक्लेरेशन एंड, देन आता आपका आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का नेम आपने दिया था अभी वहां पे, ठीक है, आपने लिखा था अभी, पर ये किस एंटिटी का आर्किटेक्चर है वो, देन बिगिन में यहाँ पे मैं लिखूंगा सिर्फ कितना OP1 सिग्नल असाइनमेंट ऑपरेटर एंड in1 एंड in2 और ये टर्मिनेट और ये कंट्रोल S, सेव कर दिया मैंने इसको, ठीक है। इस फाइल को सेव करने के बाद मैंने यहां से इस फाइल को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे सिंथेसाइज चेक सिंटेक्स, देखो कंपाइलेशन हुआ और ये सिंटेक्स मेरा कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस कोडिंग में मेरा कोई एरर नहीं था, अभी छोटी सी कोडिंग थी, कोई एरर आने के चांस भी नहीं थे। फिर इसके बाद मैं इसका देखूंगा नेक्स्ट स्टेप RTL स्कीमेटिक, ठीक है। तो ये देखो ये थी मेरी क्या एंटिटी, मैंने बोला था ब्लैक बॉक्स रहता है, सिर्फ आपको इनपुट और आउटपुट देखेंगे, ठीक है। मेरे को इसके अंदर का आर्किटेक्चर देखना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर डबल क्लिक कर दूंगा, ठीक है। डबल क्लिक जैसे ही करूंगा तो ये देखो आर्किटेक्चर अंदर का इनपुट 1 और इनपुट 2 आउटपुट से कैसे इंटरेक्ट कर रहे थे, एक एंड गेट के थ्रू। अब इस स्क्वायर के बाहर जहां माउस दिख रहा है बाहर अगर फिर से डबल क्लिक करता हूं तो वापस मैं एंटिटी व्यू पे आ जाऊंगा, ठीक है। आप लोग जब फाइल प्रिपेयर करोगे आपको एंटिटी व्यू भी लगाना है और आर्किटेक्चर व्यू भी लगाने, दोनों लगाने, ठीक है। अगर मल्टीपल आर्किटेक्चर है तो मल्टीपल आर्किटेक्चर व्यू लगाओगे एंटिटी के साथ, इनके स्क्रीनशॉट, ठीक है। नाउ अगेन ये मेरा हो गया था, ठीक है, ये जनरेट होगा, ठीक है, ओके गुड। अब मेरे उसकी फंक्शन चेक करनी है, उसका ऑपरेशन, तो वो कैसे चेक करूंगा, राइट क्लिक न्यू सोर्स, देखो फाइल के ऊपर राइट क्लिक न्यू सोर्स, अम्युलेटर टेस्ट बेंच वेव फॉर्म, यहाँ पे मैं इसकी टाइमिंग वेव फॉर्म चेक करूंगा। तो यहाँ पे एक नॉमेनक्लेचर है जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा एंटिटी का नाम था या सॉरी जो आर्किटेक्चर का नाम था एंड गेट, आगे मैं लगा देता हूँ अंडरस्कोर TBW, ये मेरा पर्सनल नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, ताकि मेरे को पता रहे कौन सा आर्किटेक्चर की टेस्ट वेव फॉर्म में देख रहा हूँ अभी। एड टू प्रोजेक्ट यस एंड नेक्स्ट, इस आर्किटेक्चर के साथ इसके एंटिटी के साथ एसोसिएट करना है एंड देन नेक्स्ट और फिनिश, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, हम देखेंगे हर पैरामीटर पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल फिनिश, तो एक वेव फॉर्म मेरे पास आई, मैं आता हूँ यहाँ पे अब इम्प्लीमेंटेशन फेज में, बिहेवियरल सिमुलेशन, फाइल सिलेक्ट करा, ठीक है। in1 मेरा फिक्स था, in2 को मैंने वेरिएट कर देता हूं मैं, ठीक है, in2 को मैंने वेरिएट कर दिया, फिर इसको करता हूं मैं सेव कर दिया फाइल को, देन सिमुलेटर में आया और सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल,
पता नहीं अभी रन क्यों नहीं कर रहा, कभी कभी अटक जाता है ऐसा। ओके ठीक है, इस एरर को मैं देख लूंगा नेक्स्ट सेशन से पहले, ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, पर तब तक के लिए ये जो प्रोसेस थी, ठीक है, ये वीडियो तो अपलोड कर ही दूंगा, तो इस प्रोसेस को एक बार देख लेना, फिर हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे प्रोसेस में वो क्या कह रहा था। ठीक है, जो भी एरर है जनरेट नहीं कर रहा आउटपुट फाइल, मैं इसको शॉर्ट आउट कर लूंगा नेक्स्ट सेशन से पहले। ठीक है, आज जाके थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ठीक है, ओके, सो अटेंडेंस ले लूं मैं 34 36। ओके डन। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लॉग आउट कर सकते हैं आज, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास भी 5 मिनट से भी सर सर हाँ सर जैसे सर हम सूडो सीक्वेंशियल क्यों यूज करते हैं सर, डायरेक्टली वहां सीक्वेंशियल यूज कर सकते थे तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को मेरे से जब मैं नेक्स्ट सेशन में कोडिंग बनाऊंगा ना डेटा फ्लो की ही, यस ठीक है, सर। तब रिपीट करना मेरे से इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके यस सर, यस सर। इसको मैं तब बेटर बता पाऊंगा।